हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है अपन लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड। उससे पहले अपन ने फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी खत्म किया था और इसका भी अपन ने एक दो सेशन या तीन सेशन अपन ने ले लिए। तो अपने को कंटिन्यू करना है बच्चों द मुनरो सिस्टम से। इससे पहले अपन ने महलवारी सिस्टम सेटलमेंट देखा, अपन ने उससे अलग अलग जो परमानेंट सेटलमेंट था वो सारी चीजें अपन लोगों ने बच्चों समझी। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो मुनरो सिस्टम के बारे में, और मुनरो सिस्टम के साथ साथ किस तरीके से इंडियन इंडिगो ने अपनी डिमांड को रेज किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के सामने किस तरीके से इंडियन इंडिगो ने अपनी डिमांड को रेज किया, बढ़ाया। ठीक है, उससे पहले अपने को मुंडो सिस्टम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट जो अपना सेशन था, जो लास्ट अपना वीडियो था, उसमें ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन अपने को फिर से इसको स्टार्ट करने के लिए मैं वापस से मुंडो सिस्टम के बेसिक से ही इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, विंडो सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम था जो प्रॉपर ही रोतवारी सिस्टम पे चलता था। रोतवारी है, रोतवारी में जो एक वर्ड देख रहे हैं आप, रोत। अभी अपने अलग देखा, महलवारी सिस्टम, ये है रोतवारी सिस्टम। रोत का मतलब होता है कल्टीवेटर, जो कल्टीवेशन करते हैं, जो किसी फार्म के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं रोत। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था ना, ये कल्टीवेटर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट था। ठीक है, ये पहले बहुत छोटे से स्केल पे स्टार्ट हुआ था। इसको कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था, बहुत स्मॉल स्केल पे, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं। मतलब स्मॉल स्केल पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 3 से 4 ही मान लो फार्मर्स के साथ या लैंड, कुछ लिमिटेड लैंड के ऊपर ही कुछ लिमिटेड कल्टीवेटर्स के साथ में ही इसको कंटिन्यू किया, लेकिन उसको बहुत सक्सेसफुल मिला। तो उसने धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको कहाँ बढ़ाएगा, इसने सारे उन एरियाज में इस सिस्टम को बढ़ाया जहां जहां पर टीपू सुल्तान हारा था, या टीपू सुल्तान की जितनी भी टेरिटरी थी, जो उसके हारने के बाद पूरी ब्रिटेन, पूरी इंग्लिश वालों की हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई थी। ठीक है, उन सारी जगहों पे इसने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये फैलता गया और इस सिस्टम का फाइनली एंड में डेवलप हुआ, जिसका नाम था थॉमस मुनरो। ठीक है, और फिर अल्टीमेट जब प्रॉपर तरीके से वेल स्टैब्लिश हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो उसको अपने पूरे साउथ इंडिया के अंदर क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन बच्चों, अब साउथ के अंदर इम्प्लीमेंट तो कर दिया, साउथ के अंदर एक तरीके से जमींदार तो है नहीं, और तो डायरेक्ट कल्टीवेटर्स है। तो एक तरीके से कंपनी के लिए भी अच्छी बात हुई कि कोई भैया बीच में जमींदार है नहीं, तो कंपनी को डायरेक्टली डीलिंग कर रही है किससे, रोज से। रोज यानी कल्टीवेटर्स, कोई जमींदार ही नहीं है, तो कंपनी का जो बीच का पैसा है वो भी बच जाएगा। तुम खुद सोच के चलो कि ये तो वही बात होगी कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्ट बात कर रही है अपन कस्टमर से, तो अपने को बेनिफिट होगा ना। तो उसी तरीके से कंपनी अब डायरेक्ट बात करे कल्टीवेटर से, बीच में कोई जमींदारी नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब उनको भैया कंपनी क्या करेगी, बीच का जो पैसा था जो ज्यादा काम करा के देता वो था नहीं, लेकिन कंपनी ने जिस तरीके से महल वाली सिस्टम के अंदर लागू कर दिया कि हमको तो हमारा रेवेन्यू चाहिए, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो प्राइसेस है रेवेन्यू की, जो टैक्सेस की प्राइसेस है वो भी रेज करेगी, वो भी बढ़ जाएंगी। कंपनी लॉस में जाएगी नहीं, अपने देखा परमानेंट सेटलमेंट किस तरीके से वो लॉस में चली गई। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो रॉड्स हैं उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशराइज किया गया कि आपको रेवेन्यू जो है वो इतना देना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से वो काम करते हैं उसमें। ठीक है, जनरेशन, उनके जनरेशन के पहले की जनरेशन जितनी भी है वो उस लैंड पे काम करते हुए हैं। ठीक है, उनको पता है कि इस लैंड से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो उसी को लेके क्या कर दिया इन्होंने, प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया पीजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, कि भैया अब तो आपको रेवेन्यू जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। रेवेन्यू की जो डिमांड थी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती गई, इस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी पीजेंट्स के अंदर कि वो पैसा दे ही नहीं पा रहे थे, और उनको अपनी जमीनें जहां पर वो काम करते थे ना बच्चों, वो छोड़ के जाना। डेजर्टेड एरिया हो गया पूरा, सूखा अकाल पड़ गया, क्योंकि वहां कोई काम करने के लिए रेडी नहीं है। काम कैसे करेगा वो, अब वो रेवेन्यू उतना जनरेट ही नहीं कर पा रहा जितना उसको कंपनी को देना है, और जितना वो जनरेट कर रहा है सारा का सारा कंपनी को दे देगा, तो अपने लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बेसिक नेसेसिटीज को कैसे वो फुलफिल करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए सारे के सारे जो रियॉट्स थे ना, वो सारे के सारे कंट्री साइड चले गए। ठीक है, अपना अपना काम करने के लिए, और जो कल्टीवेटर्स जो कल्टीवेशन कर रहे थे अभी तक वो अपने विलेजेस में, वो सारी जमीनें छोड़ के चले गए। तो एक तरीके से पूरे बहुत सारे रीजन के अंदर सारी विलेजेस, सारी जमीन जो थी वो डेजर्टेड हो गई, सूखा अकाल पड़ गया। और यूरोप के अंदर जो क्रॉप्स थे उनकी तो अलग ही कहानी चली थी बच्चों। कैसे अलग कहानी चली थी, लेट 18th सेंचुरी तक कंपनी धीरे धीरे करके क्या चाह रही थी, ओपियम और इंडिको का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही थी। कल्टीवेशन
एक्सपैंड करना चाह रही थी वो, ओपियम एंड इंडिगो। इंडिगो बच्चे दो तरह के होते हैं, ओपियम एक तरीके से अपना वीड बनता है उससे, और जो इंडिगो है वो अपना हेल्प करता है अपने को ब्लू डाई कलर में, है ना, डार्क ब्लू कलर जो होता है इंडिगो, अपन देखते हैं रेनबो बनता है, रेनबो में आता है ना इंडिगो कलर, विबग्योर, हाँ वही वाला इंडिगो। ठीक है, अब धीरे धीरे करके 150 इयर्स तक ब्रिटिश जो है वो हमेशा से ही फोर्स करते गए कंटिन्यूस अपने जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, जो दूसरे कल्टीवेटर्स हैं उसको, कि आप इन दोनों के अलावा भी तो कोई और क्रॉप को ग्रो करो, ताकि हमारा यूरोप का जो वो है इकोनॉमी है वो कंटिन्यूएशन में रहे। कल को अगर ये दोनों के दोनों क्रॉप निकलना बंद हो जाएंगे तो क्या हमारे लॉस हो जाएगा, हमारी जो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए कंपनी ने कंटिन्यूस प्रेशर करते गई, फोर्स करते गई कि आपको दूसरे क्रॉप भी उगाने चाहिए, जैसे कि जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट, राइस, ताकि ये सब भी हम लोग यूरोप में सप्लाई कर सके और उसके थ्रू जो पैसा आता है हमें वो भी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो ये तो प्रॉब्लम थी रेवेन्यू ज्यादा मांगने की, कि भैया रोज ने काम छोड़ दिया, वो चले गए, खाली कर गए, पूरा अकाल पड़ गया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, ये मुनरो का अपन ने बेसिक लिया था, उसका आज अपन ने कंप्लीट किया कि मुनरो सिस्टम क्या होता है बाय थॉमस मुनरो। ठीक है, अब अपन जो बच्चे करने जा रहे हैं वो है हाई डिमांड ऑफ इंडिगो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिगो की डिमांड जो है बढ़ेगी, इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि इंडिगो कैसे ग्रो करते हैं ये तो बाकी फार्मर्स भी सीख जाएंगे, लेकिन प्रॉपर इंडिगो ग्रो करने के लिए चाहिए लैंड, सॉइल, उस तरह का कल्टीवेशन, उस तरह का क्लाइमेट। ठीक है, वो सब चाहिए अपने को, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर वाटर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है इंडिगो उगने के लिए, वो सारी की सारी कहाँ पर सुटेबल थी, वो इंडियन लैंड के ऊपर सुटेबल थी। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो डिमांड थी वो इंडियन इंडिगो की वो बढ़ती गई। लेकिन कैसे बढ़ती गई अपन देखते हैं बच्चों, पैराग्राफ पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉपर इंडिगो को उगाना है तो आपको अच्छा खासा ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए जो उसका सूटेबल हो। 13th सेंचुरी तक, 13th सेंचुरी तक सिर्फ इंडियन इंडिगो ही यूज होता था इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में। उससे पहले कहीं और इंडियन इंडिगो यूज नहीं होता था, ना इंडिगो की इतनी डिमांड थी। ठीक है, लेकिन अब इंडिगो जो है, इंडिया से अगर मान लो उसको इंडिगो को वो ग्रो करेंगे, फिर वो सी रूट के थ्रू यूरोप तक पहुंचेगा, सोचो कितना खर्चा आ जाएगा उसमें, कंपनी का कितना खर्चा आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, जब कंपनी का इतना खर्चा आएगा तो जब वो उसको बेचेगी तो महंगे में बेचेगी, बच्चों, उसको वो महंगे में बेचेगी। तो यही हुआ कि जो प्राइस थी इंडिगो की वो इतनी ज्यादा थी कि इंडिगो ज्यादा लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे, इंडियन इंडिगो। तो अब यूरोप के पास एक ही सोल्यूशन था कि भैया अगर वहां से आने में इतना खर्चा ज्यादा लग रहा है तो क्यों ना हम इंडिगो को यहीं पे ग्रो करें, ज्यादा आसान है। अगर यहाँ पे ग्रो करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर रिसर्च करना बच्चों स्टार्ट कर दिया। अब रिसर्च करते करते उनको पता पड़ा कि इंडिगो के जैसा ही एक और प्लांट है, इसका नाम है वुड। ठीक है, वुड अलग होता है, WWOD अलग होता है, ये है वुड, वुड। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको समझना। अब वुड एक तरह का प्लांट था, वो भी एक तरीके से वायलेट और ब्लू डाई करने में हेल्प करता था इंडिगो की तरह, लेकिन इंडिगो नहीं था। इंडिगो तो प्रॉपर तरीके से जो इनको ब्लू चाहिए होता है ना, डार्क ब्लू, वो उस पर काम करता था। लेकिन जो वुड था वो थोड़ा सा अलग तरीके का ब्लू काम करता था, लेकिन उसके लिए जो टेम्परेट जोन ये सब चाहिए था वो यूरोप में अवेलेबल है। सोचो बच्चों, ये तो एक तरीके से क्या हो गया, उनके पास ऑप्शन आ गया कि चलो इंडिगो नहीं है तो मुझे दूसरे प्लांट चाहिए जिसके थ्रू मैं अपना जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सकूं। तो उन्होंने कर दिया, एक नया प्लान ढूंढा। उस प्लान का नाम क्या था, वोट। अब वोट को ग्रो करने के लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए, जो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, वो सब यूरोप में इजीली अवेलेबल था। अब इस जगह पे मान लो अगर अपन होते तो अपन भी क्या सोचते कि ठीक है चलो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, अपन वोट से काम चला लेंगे। अल्टीमेट क्या चाहिए, प्राइस कम होगी तो महंगे में बिकेगा, महंगे में बिकेगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, ऑटोमेटिक इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। उनको अच्छा लगा। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो वुड है ये ग्रो होना स्टार्ट हुआ, उन्होंने कल्टीवेशन इसका स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले ये नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और कुछ कुछ पार्ट्स जर्मनी और ब्रिटेन के, वहां पर ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर तो होगा ना बच्चों। आज तुम खुद सोचो कि डर तो है, आखिर में इंडिगो तो इंडिगो है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, वुड तो एक तरीके से कॉपी होगा। तो जो वुड के प्रोड्यूसर्स थे उनको डर लगने लग गया कि कल को अगर इसको अगर अपन ने इंडिगो से कॉम्पीट किया और इंडिगो की प्राइस कम करके अगर वहां से आने लग गया इंडिया से, तो इनका तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। और ये चीज होने लग गई, कंपटीशन इंडिगो से वो कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इस तरीके से अगर करता तो वोट का प्रोडक्शन खत्म पूरे यूरोप के अंदर। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑलरेडी इंडिया में सेटल्ड है, वो उसको कम खर्चे में अगर यूरोप में बेच देगी तो वोट के जो प्रोड्यूसर है उनका तो बिग लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट से
ठीक है, गवर्नमेंट से उन्होंने पिटीशन फाइल किया, केस फाइल किया, और उसमें क्या लिखा कि भैया हमें इंडियन इंडिगो का इंपोर्ट जो है वो बंद करना है। मतलब इंडिगो अब यहाँ पर नहीं आएगा, उस पर रोक लगा दी जाए। और गवर्नमेंट ने उसको मान लिया, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, यूरोप की इकोनॉमी बढ़े, यूरोप की इकोनॉमी बढ़े। यूरोप की इकोनॉमी कब बढ़ेगी, जब इंडियन इंडिगो नहीं आएगा और वहां के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो वोट प्लांट के थ्रू अपना ब्लू डाइज निकाल रहे हैं, उनके लिए बहुत सही है। लेकिन स्टिल वहां के जो क्लोथ डायर्स थे ना बच्चों, उनको इंडिगो ही चाहिए था, क्योंकि इंडिगो एक तरीके से प्रॉपर ब्लू कलर देता है, रिच ब्लू कलर, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उनकी। और जबकि जो वोट था वो थोड़ा पेल और डल ब्लू देता है। पेल डल ब्लू मतलब थोड़ा सा प्रॉपर नहीं, मतलब व्हाइटिशनेस उसके अंदर थोड़ी होती थी, थोड़ा डल सा रखता उसका ब्लू, जिसको प्रॉपर फिनिशिंग करने में मजा नहीं आता था। तो उनको अल्टीमेट चाहिए था इंडिगो। तो 17th सेंचुरी तक आते आते क्या कर दिया, यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स ने, जो क्लोथ बना रहे थे, उन्होंने ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दिया। अब सोचो दो चीजें बच्चों, दो चीजें, एक तो अपना क्या हो गया, ये कौन से लोग हैं, ये है वोट प्रोड्यूसर जो वोट बना रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर किया कि भैया आप इंपोर्ट पे बैन लगा दो। ये दूसरी तरफ ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन है बच्चों, ये है यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर जो उस वोट को यूज कर रहे हैं। इन्होंने भी प्रेशराइज कर दिया कि आप जो है इंडिगो के ऊपर जो रोक लगाई है उसको हटा। अब तुम खुद बच्चों गवर्नमेंट किसकी बात मान, इसकी या इसकी? मेरे हिसाब से इसकी माने, क्योंकि अल्टीमेट रेवेन्यू तो ये जनरेट कर रहा है, अल्टीमेट पैसा कौन जनरेट कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इंडिगो के ऊपर जो इंपोर्ट था, जो रोक थी, उसको रिलैक्स कर दिया, हटा दिया। अब इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया पूरे फ्रांस के अंदर। सेंट डोमिनिक जो कैरिबियन आइलैंड्स के था, कैरिबियन आइलैंड्स था जहाँ पर, वहां पर जो है प्रॉपर इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। किस तरीके से इंडिगो कल्टीवेट करना है, क्या क्या उसका टेम्परेचर, उसकी सीड्स वगैरह सब चीजें फ्रांस के अंदर अवेलेबल कर दी। और उसको देखते देखते जो पोर्तुगीज है उसने भी ब्राजील के अंदर अपना इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। सेम वे ब्रिटिश ने जमाइका में, स्पेनिश ने वेनेजुएला में, और ऐसे करते करते इंडिगो प्लांटेशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे जगहों पे स्टार्ट हो गया। आप समझो बच्चों, एक इंडिगो ने कितना ज्यादा मचा रखा था कि हर किसी को इंडिगो इंडिगो चाहिए। और सबसे अच्छा इंडिगो कहाँ मिल रहा है, अपने इंडिया में। इसलिए इंडिया एक रिसोर्सफुल कंट्री रहा है। ठीक है, ब्रिटिशर्स को इसीलिए बहुत सारी चीजें इंडिया से लेके गए हैं। इंडिगो सबसे मेन चीज जो था। 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज आई, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई। और हर इंडस्ट्री का एक ही काम था, कैसे करके वो कॉटन प्रोडक्शन पे काम करें, कॉटन के प्रोडक्शन को एक्सपैंड करें या उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब कॉटन का काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उनको ऑब्वियस बात है, उनको कलर करने के लिए, उनको डाई करने के लिए कलर चाहिए होगा। और मोस्ट फेवरेबल कलर जो था कौन सा बताया बच्चों ने अभी, रिच ब्लू कलर, बोले तो इंडिगो। अब उनको एग्जिस्टिंग सप्लाई इंडिगो की चाहिए जो वेस्ट इंडीज से आ रही है, लेकिन जो अमेरिका से आ रही है ये तो भैया अलग अलग रीजन से कोलैप्स करने लगे। इनको तो प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन हो नहीं रहा, प्रॉपर तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन हो नहीं रहा, उनकी डिमांड्स को वो सेटिस्फाई कर नहीं रहे। तो ऐसे करते करते जो पूरा प्रोडक्शन था इंडिगो का वो भैया पूरा गिर गया 1783 से लेके 1789, 2 सालों में। 1783 एंड 1789 के अंदर पूरा प्रोडक्शन ही हाफ हो गया, मतलब जितना होना था ना उतना नहीं हो रहा, उससे हाफ होने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब इंडियन इंडिगो की डिमांड जो है बच्चों फिर से आएगी। सोचो स्टार्टिंग में जब इंडियन इंडिगो की डिमांड थी उसको देख के वो वोट लेके आए, वोट को हटा दिया तो इन्होंने खुद से ही इंडिगो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, उनका वो सारा का सारा प्रोडक्शन खराब हो गया। तो वापस इनको वापस शिफ्ट होना पड़ गया ओरिजिनलिटी के ऊपर, उनको फिर से इंडियन इंडिगो चाहिए। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। इसको अपन यहीं पे आज अपन सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, आप इसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बच्चों हर बार की तरह घर पे रहे, घर से बाहर ना निकले। बाय बाय बच्चों।